नमस्कार, मैं नुपुर जारोली जैन आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। सब्जियों की स्वस्थ पौध तैयार करने की उन्नत तकनीक। जौ की उन्नत किस्में और बुआई पर विधि पर जानकारी। किसान भाइयों, सब्जी फसलों के उत्पादन का मुख्य आधार नर्सरी पौध होता है, जिसमें बहुत सी सब्जी वाली फसलों की पौध तैयार करके रोपाई की जाती है। और पौध तैयार करने का कार्य अधिकांश किसान भाई सामान्य तरीके से खेत में बीजों की बुआई कर देते हैं, जिसमें बीजों का कम जमाव होता है। ऐसे में बीज महंगा होने के कारण किसानों को अधिक हानि होती है। इसलिए पौधशाला से अधिक संख्या में स्वस्थ पौध प्राप्त करने के लिए किसान भाई कैसे तैयार करें सब्जियों की स्वस्थ नर्सरी, इस बारे में जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र पाली के विषय विशेषज्ञ चंदन कुमार से। आज हम लोग उन्नत सब्जी पौध उत्पादन के बारे में बात करेंगे। तो उन्नत सब्जी पौध उत्पादन, जैसा कि आप नए सीजन रबी का प्रारंभ होने वाला है और रबी फसल में जैसे टमाटर, गोभी सब्जियां होती है और रबी फसल में मुख्यतः ज़्यादा पाए जाते हैं। नर्सरी तैयार करते समय कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है। साथ ही अधिक संख्या में स्वास्थ्य पौध भी प्राप्त कर सकते हैं। तो नर्सरी तैयार करते समय किन किन बातों का ख्याल रखें, आइए जानते हैं। अभी बात करें कि किस तरह से पौध के उत्पादन किया जाए, क्या किया जाए, किसे क्या करें। तो हमेशा जो पौधे लगाते हैं तो उसमें हमेशा ध्यान रखने की बात है कि आप ऊंची जगह पर हो, ऊंची जगह पर पौध लगाएं जहां पानी के जमाव नहीं हो और वहां पर धूप पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो और उसमें नमी और सिंचाई की व्यवस्था हो और चारों तरफ तारबंदी हो कि आज से जिसमें आपको जंगली जानवरों की से उसमें सुरक्षा मिल सके और उसमें अच्छे पौध पनप सके। इसके लिए भी चारों तरफ अपने 1.5 मीटर ऊंचाई तक आप अगर ज़्यादा धूप हो तो आप इसमें आप एक जाली जो नेट होता है उसका भी उपयोग कर सकते हैं ताकि पौध की सुरक्षा बनाए रखे। अगर मिट्टी आपकी थोड़ी सी कमज़ोर हो, उसमें आपकी जो कंकड़ी हो और पत्थर हो, गीट हो, तो उसको अलग से छान लें, उसको अलग से हटा दें शुरुआती अवस्था में और उसको मिट्टी को सही करने के लिए इसमें कंपोस्ट की मात्रा डालें और जो सड़ी गोबर खाद होती है उसको मिलाएं। नर्सरी तैयार करते समय 15 किलो गोबर की खाद प्रति बेड डालें। साथ ही भूमि उपचार के लिए 50 ग्राम ट्राइकोडर्मा विडी को गोबर की खाद में मिलाकर प्रति बेड में डालें। अगर मिट्टी ज़्यादा गड़बड़ हो तो उसमें आप जब अभी जो धूप है उससे पहले उसमें मेड़ियाँ बिछा लें ताकि वो उसके ऊपर जो भी हो अंदर जो कीटाणु हो उमड़ जाए और वो मिट्टी काफ़ी हल्की और भुरभुरी हो जाए ताकि उसमें जो पौधा लगाएं तो अच्छा स्वस्थ और अच्छा डेवलप करे। तो इसके लिए बीज अच्छी किस्म का हो, ये ध्यान रखें। जो भी हो आप ले रहे हैं बीज, वो अच्छी किस्म का बीज हो, चाहे वो आप प्राइवेट सेक्टर से बीज ले या सरकारी से ले, वो अच्छे प्रमाणित बीज होनी चाहिए। अब बात आती है सब्जियों की उन्नतशील किस्मों की, जिसमें टमाटर के लिए उन्नत किस्में पूसा रूबी, पूसा अर्ली, डवार्क अर्का, विकास रश्मि, सोनाली एवं पूसा हाइब्रिड 1। गोभी के लिए उन्नत किस्में अर्ली कुंवारी, पूसा दिवाली, पूसा अर्ली सिंथेटिक एवं हिसार 1। ये जो भी बीज ले रहे हैं उसमें 2 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से थायरम और बेवेस्टिन वगैरह मिला के उसमें 2 फफूंदनाशक है उसका एक तरह से टीका लगाएं और उसके जो भी बेड बनाते हैं आप तो 1 मीटर से ज़्यादा बेड का चौड़ाई नहीं रखें और लंबाई अपने आवश्यकता अनुसार जितने हो कम से कम 5 मीटर के हिसाब से रखें ताकि उसमें निराई गुड़ाई हमेशा होती रहे। जो बीज जब जमाव होता है तो उस टाइम काफ़ी नमी की आवश्यकता होती है। उस समय आप जो अपने घर पे अगर हल्की मात्रा में खाखला वगैरह जो होता है उसको डाल दें, चाहे पुआल वगैरह उसके ऊपर बिछा के, ताकि उसमें नमी बनी रहे। इसका उपयोग करके ताकि
और फिर जिस तरह से जमा हुआ स्टार्ट होता है तो उसको फिर हटा के आप उसको आगे बढ़ने दें। और इसके बाद समय समय पर उसमें खाद की आवश्यकता होती है। तो आप उसमें आप बाज़ार में काफ़ी अलग अलग किस्म के घुलनशील खाद उर्वरक उपलब्ध हैं, जिसको आप अपने झारे में या किसी बर्तन के सहायता से उसको आप छिड़क के उसमें करीब इसको पौधे को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं और अच्छे पौधे तैयार कर सकते हैं। और बेमौसमी जो सीजन से पहले आप अच्छे पौधे तैयार करके आप इसको लाभ ले सकते हैं। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की तरफ। जौ खाद्यान्न की एक महत्वपूर्ण फसल है, जिसकी खेती सिंचित क्षेत्रों के अलावा असिंचित क्षेत्रों में बड़े क्षेत्रफल पर की जाती है। और अब समय हो चला है जौ की बुआई का। लेकिन इसकी खेती से अधिक उत्पादन लेने के लिए आपको जौ की उन्नत किस्मों के चयन के साथ ही बुआई की अन्य तकनीकी बातों पर भी ध्यान देना होगा, जिसके बारे में बता रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर शंकर सिंह। किसान भाइयों, रबी फसलों की बुवाई का समय अब सन्निकट है। कहीं कहीं क्षेत्र में वर्षा भी हो गई है और उम्मीद है कि 2-4 दिन में और भी बारिश हो सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, खाद्यान्न की फसलें हमारे पूरे प्रदेश में उगाई जाती हैं, जिसमें गेहूं प्रमुख स्थान रखता है। लेकिन गेहूं से जुड़ा हुआ एक और जिन्स है जिसको कहते हैं जौ। और जौ की महत्ता किसी से छिपी नहीं है। जहां एक और ये खाने के भी काम में आता है। जौ का सत्तू भी बनता है। सत्तू भी बड़ा पाचक और सुपाच्य होता है। जानवरों को चारे के रूप में, दाने के रूप में भी इसका प्रयोग बहुत ही उल्लेखनीय है। और जितनी भी हमारी माल्टा या शराब या इस तरह की जो उद्योग हैं, उनमें भी इसकी बड़ी भारी मांग है। पहली चीज़ तो यह है कि जौ की खेती जो है वो हमारे पूरे संपूर्ण उत्तर प्रदेश में की जाती है, लेकिन बड़े कम पैमाने पर की जाती है। इसकी लागत भी ना के बराबर है, बहुत कम लागत है। कम समय में भी पक्के तैयार हो जाती है। असिंचित क्षेत्रों के लिए भी ये बड़ी उपयोगी फसल है। 1-2 पानी में काम चल जाता है। तो जौ की खेती के लिए क्या प्रमुख बातें महत्वपूर्ण हैं? पहली चीज़ तो यह है कि जो खेत की हमारी तैयारी है, खेत की तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। खेत में नमी का होना बहुत ज़रूरी है। यदि वर्षा समय पे हो जाए, पर्याप्त हो जाए, तो वर्षा के अच्छी नमी के आधार पर भी इसकी बुवाई बिना पलेवा की भी की जा सकती है। ख़ास तौर से जहाँ असिंचित इलाके हैं वहाँ ये बड़ी कारगर फसल है। और यदि पानी नहीं बरसता है तो पलेवा करके जो है इसकी खेत की तैयारी के बाद इसकी बुवाई के लिए खेत तैयार किया जाना चाहिए। एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी हो, 2-3 जुताइयाँ कल्टीवेटर से करके और इसको पाटा लगा करके खेत तैयार किया जाता है। दूसरी बात आती है कि इसकी वैरायटी कौन कौन सी हैं जो महत्वपूर्ण हैं। बहुत अच्छी वैरायटी 40-40 कुंटल, 50-50 कुंटल तक की पैदावार देने वाली वैरायटी जो है हमारे यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद विश्वविद्यालय ने विकसित की हैं। ज्योति है, लखन है, आज़ाद है, आपकी बिना छिलके वाली गीतांजलि है। तो ऐसी बहुत अच्छी अच्छी प्रजातियां हैं जो हमारे विश्वविद्यालय से निकली हैं, जो कृषि विभाग से भी आपूर्ति हो रही है, विश्वविद्यालय से भी। तो इन वैरायटी का चयन करके किसान भाई और इसकी बुवाई के लिए अभी से तैयारी कर लें। बीज दर जो है वो असिंचित के लिए 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और सिंचित क्षेत्रों के लिए 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसकी बीज की मात्रा बढ़ती है। बीज का शोधन बहुत ज़रूरी हो जाता है। 1 किलो बीज के लिए 2-3 ग्राम थीरम या कैप्टान दवा या वावस्टीन या ट्राइकोडर्मा पाउडर, इसकी मात्रा 2-3 ग्राम 1 किलो बीज में अच्छी तरीके से मिला करके और बीज शोधन के उपरांत ही इसकी बुवाई की जाए। जहाँ तक उर्वरकों का सवाल है, जौ की खेती में उर्वरक बहुत कम मात्रा में प्रयोग होते हैं। मृदा परीक्षण के आधार पर यदि ज्ञात हो सके तो उसके अनुसार जो उसकी अनुशंसा आई है, उस अनुशंसा के आधार पर उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। अन्यथा 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश की मात्रा असिंचित क्षेत्रों के लिए है। सिंचित क्षेत्रों के लिए भी ये कुछ बढ़ा करके 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश की मात्रा जो है पर्याप्त होती है।
दूसरी बात आती है कि इसका बुवाई का समय कौन सा है। तो समय जो है इसका अक्टूबर से शुरू हो जाता है, 15 अक्टूबर से, और पूरे नवंबर तक चलता है। 25 नवंबर तक इसकी बुवाई के अच्छे परिणाम आए हैं। विलम्ब से बोने में भी इसको दिसंबर में भी किसान भाई बोते हैं और फिर भी जो है 20-25 कुंटल की पैदावार इससे प्राप्त हो जाती है। अधिकांश क्षेत्रों में लोग जो है छिटक कर बो देते हैं, ठीक नहीं है। इससे पोषक तत्व जो है ज़मीन से जो है फसल को नहीं मिल पाते ठीक से और बढ़वार रुक जाती है, पैदावार कम होती है। तो जितना संभव हो सके सीड ड्रिल से इसकी बुवाई हो। 20-25 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी रखते हुए 10 सेंटीमीटर बीज से बीज की दूरी, पौधे से पौधे की दूरी, और 25 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी रखते हुए इसकी जो है वो दूरी रखी जाती है। यदि खरीफ फसल में निराई गुड़ाई में समस्या आती है या श्रमिकों की समस्या है तो बुआई के बाद फसल में रासायनिक विधि से खरपतवार प्रबंधन हेतु पेंडामेथिलीन की 3.25 लीटर मात्रा को बुआई के पश्चात अंकुरण से पहले 500 से 600 लीटर पानी में मिलाकर खेत में छिड़काव करें। तो ये जो है वो हमारे जौ की फसल बड़ी महत्वपूर्ण फसल है और इस हिसाब से यदि किसान भाई हमारे जौ की खेती करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी सिंचाई में भी बहुत कम लगती हैं। अधिकतम जो है गेहूं में 6 सिंचाइयाँ लगती हैं, लेकिन जौ में जो है वो समय पे यदि 20-21 दिन पे 25 दिन पे पहली सिंचाई कर दी जाए और दूसरी सिंचाई जिस समय फूल और पुष्पावस्था आ रही है उस समय कर दी जाए तो 2 सिंचाइयों में भी ये मैक्सिमम अधिकतम उत्पादन देने की क्षमता जो है हमारे जौ की फसल में है। ज़्यादातर 3 सिंचाइयाँ पर्याप्त होती हैं जहाँ पर पानी की विशेष कमी है। इन सारे बिंदुओं पर वैज्ञानिक ढंग से ध्यान रखते हुए और किसान भाई यदि जौ की खेती करेंगे तो निश्चित रूप से जौ की खेती में सर्वाधिक लाभ मिल। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की तरफ। खेती के क्षेत्र में सफलता की नई गाथा लिखते हुए बिहार राज्य के बेगूसराय में रहने वाले सफल किसान हैं जयशंकर कुमार, जो कि अपने क्षेत्र में कृषि और इससे जुड़े कई तरह के सह व्यवसायों को करते हैं और इससे सालाना लाखों रुपए का मुनाफा भी कमा रहे हैं। तो चलिए देर किस बात की, मिलते हैं जयशंकर कुमार से और जानते हैं इनकी सफलता की कहानी। समेकित कृषि प्रणाली। किसान भाइयों, प्राकृतिक आपदाओं और सीमित कृषि संसाधनों के कारण आज किसान खेती से दूर होता जा रहा है, लेकिन यदि किसान खेती को समेकित कृषि प्रणाली को अपनाते हुए करे तो वो इससे अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं। समेकित कृषि प्रणाली प्राकृतिक संसाधनों को बिना नुकसान पहुंचाए कृषि की अन्य प्रणालियों से अधिक आय प्राप्त करने का जरिया है। किसान भाइयों, आज बढ़ती आबादी, घटती ज़मीन हमारे लिए एक बड़ी समस्या है, जिसको दूर करने के लिए समेकित कृषि प्रणाली बहुत ही आवश्यक है। समेकित कृषि प्रणाली अपनाकर आपको आशातीत कृषि के क्षेत्र में सफलता मिल सकती है, क्योंकि इसमें जो एक का बेकार है वो दूसरे का मतलब कि उपयोगी चीज़ हो जाता है। इसके लिए मैंने समेकित खेती अपनाई है। समेकित कृषि प्रणाली में 2 या 2 से अधिक ऐसी फसलों या कृषि व्यवसायों को एक साथ एक स्थान पर इस प्रकार किया जाता है कि जिससे वो एक दूसरे को बिना हानि पहुंचाए एक दूसरे के लिए लाभकारी और सहायक हों। समेकित कृषि प्रणाली अपनाने से पूर्व आप ये जान लें कि आपके क्षेत्र की मांग क्या है। आप क्षेत्र की बाजार और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर मॉडल का चयन करें। ज़मीन के एक छोटे से टुकड़े में 1 बीघे 10 कट्ठे में 1 बीघा में मैंने पानी रखा है और 10 कट्ठे में इस तरीके से उस ज़मीन को बनाया है कि उसके 3 भाग में खेती हो रही है और उस पर जो गतिविधियां चल रही हैं उसमें 450 अमरूद के पेड़ हैं, लगभग 200 महोगनी के पेड़ हैं, 150 सागवान के पेड़ हैं,
55 अन्य तरह के पौधे उस पर लगे हुए हैं। साथ में 1500 चिक्स पालने का पॉलिट्री है, उसमें अभी मैं तत्काल 10-12 बत्तख रखे हुए हूँ। उसमें जीरो एनर्जी कूल चेम्बर बनाया हूँ, जो कि भंडारण के लिए आपको बिना खर्च का भंडारण आप कर सकते हैं, सब्जियों को संरक्षित रख सकते हैं, फलों को संरक्षित रख सकते हैं। साथ ही ऊर्जा की समस्या के लिए 6 घन मीटर का एक बायोगैस यूनिट बनाया हूँ। और इस तरीके से जो भी हमारे पत्ते भी गिरते हैं या पॉलिट्री का जो वेस्ट है अथवा अन्य बेकार चीज़ें हैं, सब्जियों का जो बेकार भाग है, उस सब का मैं वर्मी कंपोस्टिंग करता हूं, जो कभी आप आके उसे देख सकते हैं। एक तालाब के हिस्से में ज़मीन के एक छोटे से टुकड़े में 1 बीघे 10 कट्ठे में 1 बीघा में मैंने पानी रखा है। और जैसे कि मैं मछलियों को कोई खाना नहीं देता हूं, क्योंकि पॉलिट्री वेस्ट जब उसके बांध पे रखता हूं तो वो पानी के साथ बह के जाता है, या वर्मी कंपोस्ट के पिट में वर्षा जब पानी देता हूं तो उसका जो पानी बह के जाता है, तो इस तरीके से उसमें प्लांटन अपने आप पैदा हो जाता है और मछलियों को बाहर से कोई खाना नहीं दिया जाता है। उसी में मेरा जो प्रक्षेत्र है उसका नाम मैंने समेकित मोती की खेती रखा है। इसे इंद्रधनुषी कृषि प्रक्षेत्र भी हम कहते हैं, क्योंकि उस पर इतनी गतिविधियां चल रही हैं। किसान भाइयों, मैं बताना चाहूँगा कि ये तो समेकित कृषि प्रणाली के लिए खेत में जो आप काम कर रहे हैं वो है। साथ में अगर हम पशुपालन को उसे जोड़ते हैं तो उससे जो हम अभी 10 गाय रखे हुए हैं, तो उसमें से जो भी हमें दूध से जो आय प्राप्त होती है वो साल भर के लिए हमारे गायों के और के रख रखाव में जो भी खर्च होता है वह हमें, क्योंकि सभी गाय हमेशा दूध नहीं देती है, तो जितनी दूध से हमें आय होती है उससे सारी गायों का रख रखाव किया जा सकता है। फिर गोबर जो हमें प्राप्त होता है उससे हम गैस बनाते हैं, उससे हमारे ऊर्जा की समस्या, जो खाना बनाने की समस्या है, वह समाप्त हो जाती है। और उसके बाद उसका हम वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, तो हमारे खेतों के लिए वर्मी कंपोस्ट उर्वरक वह हमें प्राप्त होता है। इस तरीके से बकरियों को हमने रखा है, तो अभी हमारे पास लगभग 10 बकरियां हैं। तो बकरियों को भी अगर 5 बकरों को आप बेचते हैं तो 25,000 रुपये तक उससे आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपके बेकार जो गायों का जो जूठन है उससे वो जी रही है। वो बर्बरी नस्ल की बकरियां हैं। और फिर हमने खरगोश पालन शुरू किया है। खरगोश पालन क्योंकि आजकल खरगोश के रोए के कपड़े बहुत ही महंगे बिक रहे हैं, तो मैंने इस प्रजाति का खरगोश रखा है जिसके रोए बड़े बड़े हैं। वो सिर्फ अभी मैंने शुरुआत की है। पॉलिट्री पर जो बत्तख है उससे भी हमें अंडे प्राप्त होते हैं, वो अंडे भी काफ़ी उपयोगी होते हैं। तो इस तरीके से एक दूसरे को जब हम जोड़ते हैं तो पशुपालन, क्योंकि यह सत्य है कि जब कृषि अच्छी होगी तभी पशुपालन अच्छा होगा, और जब पशुपालन अच्छा होगा तभी हमारी कृषि अच्छी होगी। किसान भाइयों, हमारे पास 10 गायें हैं और 10 गायों से कम वर्ष में हम 2 लाख रुपये का दूध बेच पा रहे हैं। वर्मी कंपोस्ट प्राप्त होता है जो कि हमारे खेती की लागत को घटा रहा है। और इस प्रकार से जब हम सारे चीज़ों को जोड़ते हैं तो हमें लगभग ये सारी प्रणाली से 5 से 6 लाख रुपये वर्ष में बहुत कम ज़मीन से और थोड़े से प्रयास से प्राप्त हो रहा है। यानी कि 50,000 रुपये की नौकरी अभी भी बहुत ही महंगी है, और 50,000 रुपया अगर बचत साल में हो जाए तो, और कृषि ऐसा कार्य है जिसमें हम लोगों के लिए अन्न भी उत्पादित करते हैं और दूध, पशु जब पालते हैं तो दूध जैसा अमृत पदार्थ भी उत्पादित करते हैं। यह तो एक सामाजिक सेवा अलग हुआ, और पैसे जो हमने कमाए एक दूसरे से जोड़ के समेकित कृषि प्रणाली को अपना के हुआ हमें लाभ में प्राप्त हो। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न
और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम हरदा, जिला भीलवाड़ा के हार्दिक शर्मा ने। आपने पशुओं में गर्भ न ठहरने की समस्या के समाधान पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। मेरे पशुपालक भाइयों, मैं आपसे एक कृत्रिम गर्भाधान के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। हमारे जानवरों में कृत्रिम गर्भाधान गौवंश और भैंस वंश में किया जाता है, लेकिन कई बार क्या है कि हमारे पशुपालक भाइयों से एक बात बताऊंगा कि कृत्रिम गर्भाधान करने के बाद में जानवर 18 से 21 दिन बाद में रिपीट हो जाता है। रिपीट ब्रीडिंग, पशु का बार बार गर्मी में आना। सामान्य बोलचाल में कहा जाए तो मादा पशुओं का समय से गर्भ धारण न करने की समस्या। प्रजनन का यह विकार पशुपालकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पशुपालकों को पशु के गर्भ न धारण कर पाने के कारण बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। इसमें पशु 2 या 2 से अधिक बार गर्भधान करने के बावजूद गर्भ धारण नहीं कर पाता तथा अपने नियमित मध चक्र में बना रहता है। रिपीट ब्रीडिंग के अनेक कारण हो सकते हैं, जिनमें कुछ कारण प्रमुख हैं, जैसे कुपोषण अर्थात पशु को संतुलित मात्रा में चारा, दाना, मिनरल मिश्रण खाने में न मिलने के कारण रिपीट ब्रीडिंग होता है। अतः बाह्य परजीवियों से ग्रसित होने के कारण तथा लंबी बीमारियों से प्रभावित होने के कारण भी पशुओं में रिपीट ब्रीडिंग होती है। ऋतु का प्रभाव, प्रजनन अंगों के विकार होने के कारण पशुओं में रिपीट ब्रीडिंग होती है। पशुपालक अपने पशुओं को रिपीट ब्रीडिंग अर्थात बार बार ताव में आने की समस्या से बचाने के लिए कौन कौन से उपायों को अपनाएं, इस बारे में जानते हैं। इस रिपीट ब्रीडर के लिए आपको सबसे पहले तो जब आपका जानवर पाड़ी में आता है, चाहे वो गाय हो चाहे भैंस हो, तो उसको गाय को 16 से 18 घंटे बाद और भैंस को 18 से 20 घंटे बाद नजदीक के किसी पशु चिकित्सालय से कृत्रिम गर्भाधान कराएं। और मेरे पशुपालक भाइयों से ये भी कहूंगा कि इस रिपीट ब्रीडर के लिए समय समय पर गाय और भैंस को 3 महीने बाद पेट के कीड़ों की दवा देवें और बराबर उनको मिनरल मिक्सचर दिया जाए और संतुलित पशु आहार दिया जाए। हमारे पशु चिकित्सालय में सरकार की ओर से निःशुल्क दवा वितरण योजना होती है, अतः आप हॉस्पिटल में जाएं, पशु चिकित्सालय उपकेंद्र में जाएं और अपने पशु के लिए पेट के कीड़ों की और मिनरल मिक्सचर दवा लेके आएं। इसलिए बांझपन के लिए आप सबसे पहले पेट के कीड़ों की दवा निरंतर दें, मिनरल मिक्सचर निरंतर देते आएं और अपने पशु को संतुलित पोषाहार ही जरूरी है देना। ऐसा करने के बाद में हमारे इसके लिए पशु बांझ निवारण के लिए, पशु बांझपन के लिए हमारे को इसका निवारण किया जा सकता है। काफ़ी हद तक हम इसका निवारण कर सकते हैं। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। रबी मौसम में बोई जाने वाली फसलों की योजना पर जानकारी। टमाटर की उन्नत किस्में एवं वैज्ञानिक ढंग से खेती। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।